शहर चित्रदुर्गा में जश्न उर्दू पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। यौम उर्दू उर्दू की आन बान शान का मुजाहिरा, उर्दू की तहजीब अदब सकाफत का मुजाहिरा। जी हाँ दोस्तों, चित्रदुर्गा की सरजमीन पर हर साल की तरह इस बार भी यौम उर्दू का एहतमाम, यौम उर्दू के साथ यौम तालीम भी मनाया गया। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत पेश करते हुए यौम उर्दू की तकरीब मुनक़द हुई। ये तकरीब इस बात की दलील थी कि बागबानाने उर्दू, मुहब्बाने उर्दू, आशिकाने उर्दू, कदरदानाने उर्दू न सिर्फ बेंगलोर, गुलबर्गा, बीदर में मौजूद हैं बल्कि कसीर तादाद में शहर चित्रदुर्गा में भी बसते हैं। इस शहर चित्रदुर्गा में जहाँ हमारे बचपने में से एक माहौल पैदा हुआ था, हम देखते आ रहे थे कि एक अदबी माहौल, उर्दू के ताल्लुक़ से वो चाशनी, उर्दू माहौल, ये उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से मोहब्बत जो हमारे दिलों में हमारे असलाफ़ ने कायम की थी, उसी असलाफ़ के तरीक़े को जो है आगे बढ़ाते हुए हमारे तमाम उर्दू साथिज़ा, उर्दू लेक्चरर्स और बिलख़ुसूस उर्दू तलबा ने एक बड़ी मेहनतें की हैं। इसमें अल्लाह ताला इनकी इस मेहनतों को कबूल फरमाए और रोज़ा क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहे। और तकारीर के मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं और अव्वल आने वाले तलबा व तालिबात के लिए इनामात भी तकसीम किए जाते हैं और शहर के जो अमायदीन शहर हैं उनका भी इसमें भरपूर साथ रहा है। इस तरह से ये कोशिशें कामयाब हुई। 2 दिसंबर 2023 चित्रदुर्गा के तारासू रंग मंदिर में बागबान एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन बइश्तराक गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज चित्रदुर्गा बज़मने यौम उर्दू अदबी इजलास, किताब की रस्म रोनुमाई, तहनीत व तक़सीम एजाज़ात और महफिल मुशायरा आला पैमाने पर मुनक़द हुआ। एडवोकेट अब्दुल जलील जुल्फ़िकार की सदारत में और डॉक्टर शब्बीर अहमद ख़ान की रहनुमाई में ये यादगार तकरीब मुनक़द हुई। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बाशा, चित्रदुर्गा ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर ताज पीर, बेंगलुरु की मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत डॉक्टर आर अब्दुल हमीद, गुलबर्गा के मारूफ अदीब व शायर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, भटकल अंजुमन पीयू कॉलेज की प्रिंसिपल और मुमताज़ शायरा डॉक्टर फरजाना फरहा और दीगर कई अहम शख्सियात जलवा अफरोज़ थीं। इस मौके पर डॉक्टर आर अब्दुल हमीद की किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी और डॉक्टर फरजाना फरहा का शेरी मजमुआ रुका सा मौसम का इजरा अमल में आया। इस जश्न उर्दू में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़, उर्दू स्कूलों की हिफाजत और तरक्की और उर्दू के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बाशा ने कहा कि वो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए चित्रदुर्गा की बागबान एसोसिएशन और दीगर तंजीमों का भरपूर साथ देंगे। चित्रदुर्गा ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर ताज पीर ने वक्फ बोर्ड को ये मशवरा दिया कि कर्नाटक के हर ज़िले में वक्फ बोर्ड के तहत यौम उर्दू मनाया जाए। इस मौके पर बागबान एसोसिएशन के नुमाइंदों ने ये ऐलान किया कि इसी माह से चित्रदुर्गा में एसोसिएशन के तहत उर्दू सीखो सिखाओ का कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस जश्न के मौके पर तारीख़ हिंद की अजीम शख्सियात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की हयात व खिदमात पर मुकर्रीन ने इजहार ख्याल किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सर, सबसे पहले आपको सबको मुबारकबाद। किसकी जानिब से प्रोग्राम हो रहा है, कब से आप यौम उर्दू शहर चित्रदुर्गा में मना रहे हैं? 1997 में जब पहली बार मेरा तखर्रुर हुआ था बहैसियत लेक्चरर, मैंने यहाँ पर देखा कि उर्दू बोलने वालों की, पढ़ाने वालों की तादाद ज़्यादा है मगर जलसों का रिवाज ज़रा कम है। हम देखते थे कि जिस तरह से गुलबर्गा, बेंगलुरु, मैसूर में मुसलसल वहाँ पर अदबी तकारीब मुनक़िद की जाती थी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं थी। तो मैंने उसकी इब्तिदा की कॉलेज की सतह पर
फिर बात का बतंगड़ बनता गया, आहिस्ता आहिस्ता लोग भी साथ आते गए। इस तरह से ये मुसलसल ये गालिबन ये 26वां जलसा ये उर्दू यौम उर्दू के नाम से मनाया जा रहा है। और ख़ास बात ये है कि तलबा व तालिबात में जो सिर्फ तालिबात जो कॉलेज में पढ़ती हैं उन तक ये बात महदूद थी, मगर आते आते जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस में हमारी तलबा व तालिबात हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग में और मेडिकल में, ये भी ऐसे जलसों में हिस्सा लेने लगे और तकारीर के मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं और अव्वल आने वाले तलबा व तालिबात के लिए इनामात भी तकसीम किए जाते हैं। और शहर के जो अमायदीन शहर हैं उनका भी इसमें भरपूर साथ रहा है। इस तरह से ये कोशिशें कामयाब हुई हैं। बागबान एसोसिएशन ये कौन सा इदारा है और कब से इस इदारे के तहत यौम उर्दू हो रहा है? 1913 में। ऐसे तो बहुत सारी तंजीमें यहाँ पर बनी हैं गुज़िश्ता सालों में, मगर वो फाल नहीं थी। तो हम सब लोगों ने, खासकर हमारे सदर हैं जनाब जुल्फ़िकार साहब और नायब सदर हैं जनाब सादिक साहब और चंद असातिज़ा की एक मशवरे से 2013 में इसका आगाज़ हुआ और वहाँ से मुसलसल ये कार्रवाइयाँ मुनक़िद की जा रही हैं। क्या मकसद क्या है सर? मकसद यही है कि हमारी तहजीब, उर्दू सिर्फ जुबान का नाम नहीं, एक तहजीब का नाम, एक मुकम्मल तहजीब है। तो हमारे बच्चों को ये दिखाना है कि हमारी तहजीब क्या होती है, हमारे यहाँ जलसे कैसे मुनक़िद किए जाते हैं, कि उन्हें एनकरेज भी करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे असलाफ, जैसे कि यहाँ पर आज अल्लामा इकबाल और हमारे मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से लेक्चर पेश किए गए, आइंदा सालों में जिन लोगों को बिल्कुल दुनिया भुला बैठी है, जैसे कि हसरत मोहानी साहब हैं, मोहम्मद अली जौहर हैं, ऐसी शख्सियात पर भी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और अदबी तकारीब मुनक़िद करने का इरादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम डॉक्टर शब्बीर अहमद खान है। मैं नायब प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चित्रदुर्गा में। पूरे रिटायर्ड उर्दू हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स हैं ना, उनके साथ एक मशवरा करेंगे। उर्दू लैंग्वेज बचाने के लिए कोशिश भी करते हैं इंशाल्लाह। कोशिश होगी? चलिए, हमारे बोर्ड की तरफ से भी क्या क्या होना, उनको रिजेक्ट जमीर साहब भी हैं, उनके साथ भी, उन्हें भी उसके मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ भी मशवरा चलाएगा। उर्दू बचाने के लिए, उर्दू स्कूल बचाने के लिए कितना कोशिश करना है हमें। हुकूमत भी हमारी है, हुकूमत के साथ लेको हमारे मिनिस्टर साहब जमीर साहब के भी साथ ले लेको इंशाअल्लाह उर्दू बचाने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि जो स्कॉलरशिप बंद की गई थी कोविड की वजह से, नहीं, चित्रदुर्गा, सिर्फ चित्रदुर्गा में हमारे 2019 में कोविड आ रहा, जब से भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है। अभी आज बोला हूँ मैं, पूरे इदारे के सदर को मैं डायरेक्शन भी देता हूँ। इंशाअल्लाह वो पहले क्या हो रहा था, वो 30% एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना, वो करने के लिए हम इंशाअल्लाह जारी करते हैं। तो कितनी स्कॉलरशिप दी जाती थी? हमारे इदारे में 1 लाख रुपए इनकम रहा था, उसमें 30,000 रुपये हमें स्कॉलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये बंद है क्या जारी है? नहीं, जारी है, हर जगह जारी है, इंशाल्लाह हो रहा है। तो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में जो भी स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं इदारे, वो स्कॉलरशिप दें। कौन से स्टेट में इदारे नहीं दे रहे हैं उनको हमें कर्नाटका स्टेट बोर्ड की तरफ से हमें डायरेक्शन देते हैं। वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए 30% यूज़ करना हमारा एक्ट भी है, करने के लिए हमें कोशिश करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत को कैसे देखते हैं आप? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत एक हमगीर शख्सियत है, हमजहत शख्सियत है, जिनकी ज़िंदगी के एक एक गोशे को पर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं और लिखी जाती रहेंगी। इसके बावजूद भी मौलाना आज़ाद की शख्सियत का पूरा अहाता करना नामुमकिन है। इस तरह वो पहले एक शायर की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक मजहबी रहनुमा की हैसियत से, एक मंझे हुए सियासतदान की हैसियत से, आज तक उनका नेमल बदल हमें नहीं मिला। ऐसे एक हमगीर शख्सियत, हमजहत शख्सियत, उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा भी कीमती है। उन्होंने कभी फजूलियात में ज़ाया नहीं किया। बचपन से लेकर उनकी आखिरी ज़िंदगी तक जो है उन्होंने एक एक लम्हे को जो है इस्तेमाल किया। जेल में रहे, हज़ारों बार, कई मरतबा जेल को गए, जेल में गए, वहाँ तर्जुमा अल कुरान की इशात का मंसूबा बनाया और गुबार खातिर अपने दोस्त को खुतूत लिखने के बहाने से उसके अंदर मज़ामीन मखाले इंशाई, उसको गुबार खातिर को हम मज़ामीन का मजमुआ कहें या मखालों का मजमुआ कहें या इंशाइयों का मजमुआ कहें, समझ में नहीं आता। एक मुकम्मल जामे किताब है। इतने बार जेल को जाने के बावजूद
इतनी मसरूफियत के बावजूद और इतनी सियासत के अंदर झमेले में पड़ने के बावजूद मौलाना आज़ाद ने उर्दू अदब को ऐसे नवादिरात दिए हैं, ऐसा उसलूब दिया है, ऐसा नई नस्र दी है कि वाकई उर्दू का कोई तारीखदान जब लिखेगा उर्दू के बारे में तो इन नवादिरात को शामिल किए बगैर न रह सकेगा। आपने जो किताब तहरीर की है उसका उन्वान क्या है और उस किताब में क्या बताया गया है? मेरी उस्ताद मोहतरम डॉक्टर फहमीदा बेगम अपने इंतकाल से पहले चंद दिन पहले जी, मेरी उस्ताद मोहतरम डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा जो मेरी PhD गाइड रही, मेरे मखाली की निगरान कर रही, तो अपने इंतकाल के चंद दिन पहले गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आजकल ज़ख़ीम किताबों की पढ़ने का ज़ौक़ नहीं रहा। हमारे असलाफ के कारनामे, हमारी तारीख़ साज शख्सियतों की ज़िंदगियाँ एक छोटे से गुलदस्ते में नौजवानों को आइंदा आने वाली नस्लों को पेश करना मुनासिब है, तुम इस पर काम करो। उन्होंने 3 फार्मूला दिया था, बचपन से पैदाइश से लेकर मरने तक उनकी तारीख वार ज़िंदगी की कैफियतें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हो, सर सैयद की हो, उनकी हो, वो उसके तारीख शख्सियतों की, और उसके अंदर उनके अचीवमेंट्स और उनकी ज़िंदगी से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं। तो उनके नज़रिए के तहत मैंने काम करना शुरू किया और मेरा पहली कड़ी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की है, जो अभी मंजर आम पर करीब ही आने वाली है, और दूसरी कड़ी मौलाना सर सैयद अहमद खान की है, गुलदस्ता, वो इसमें लॉन्च हुआ, इसमें कौन सा कानपुर में लॉन्च हुआ, और तीसरी कड़ी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी तारीख़ के आईने में एक गुलदस्ते की मानिंद उनकी सारी शख्सियत का तज्ज़िया करके उनकी तारीख़ वार, उनकी अचीवमेंट्स और उनकी जिद्दोजहद और कौम को उन्होंने क्या पैगाम दिया, उसका एक अहाता करके मैंने गुलदस्ता आज उसका इजरा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है इस यौम उर्दू के मौके पर। इंशाअल्लाह आइंदा भी तारीख़ साथ शख्सियतों को कार करने का मंसूबा है। शहर चित्रदुर्गा में इजलास यौम उर्दू, जश्न उर्दू मनाया जा रहा है, कितनी खुशी की बात है उर्दू वालों की। उर्दू के आम मराकज़ से बहुत दूर चित्रदुर्गा शहर में आज यौम उर्दू का जो इनेकाद है, ये बहुत ही खुशकुन इस्तेजाब का बायस भी है, और यहाँ मैंने उर्दू का जो माहौल देखा है, मुझे उर्दू के नामी गिरामी शहरों में भी कम ही नज़र आता है। इतनी बड़ी कसीर तादाद में तलबा और तालिबात और मुहिबान उर्दू ने इस इजलास में शिरकत की, और बज़ाहिर ये इजलास यौम उर्दू के नाम पे मनाया गया, मगर ये बहुत ही बामानी और बामकसद इजलास था, जिसमें मौलाना आज़ाद और अल्लामा इक़बाल के अफ़कार और ख़यालात पर बहुत ही सैर हासिल तौसीई खुतबा सुनने का इत्तेफाक हुआ। और इसके साथ साथ उर्दू की 2 अहम किताबें, एक शेरी तसनीफ़ जो कासिम मौसम की रस्म इजरा अंजाम पाई, तो दूसरी जानिब नसरी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तारीख़ के आईने में आर अब्दुल हमीद साहब की लिखी हुई इन 2 तसानीफ़ का इजरा एक बहुत ही खुश आइन बात है। अब ये दूसरा इजलास जिसमें महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि ये दूसरा इजलास भी निहायत कामयाबी से हम बनाए। बात कही गई कि उर्दू स्कूलें जो है बंद हो रही हैं, उर्दू तलबा और तालिबात की तादाद कम हो रही है, तो इस माहौल में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए, उर्दू ज़बान व अदब को नौजवान नस्ल तक पहुँचाने के लिए क्या कोशिश होनी चाहिए आपके मुताबिक? आज के इस इजलास में जिन बातों पर तवज्जो दी गई, उसमें एक बात ये भी थी कि उर्दू की जो ज़बान हाली है और उर्दू स्कूल जो मुसलसल बंद हो रहे हैं, या तलबा की तादाद में मुसलसल कमी की जो बात आ रही है, ज़ाहिर है ये एक तशवीशनाक बात है। इस पर हम अहले उर्दू को गौर करना चाहिए, न सिर्फ गौर करना चाहिए बल्कि इसके लिए हमें अमली इक़दाम उठाने चाहिए। उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो अंजुमनें काम कर रही हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं, उनका मकसद बुनियादी ये होना चाहिए कि वो पढ़ने वालों की तादाद में इजाफ़ा करें, तभी कहीं जा कर के उर्दू की तरक्की मुमकिन हो सकेगी। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी तालीम की तरफ हमारा रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे माहौल में जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि अब आप औलिया तलबा को उर्दू मीडियम में दाखिले के लिए इसरार नहीं कर सकते, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोई पेरेंट्स औलिया तलबा अंग्रेज़ी मदारिस में दाखिला कराना चाहते हैं, तो वो ऐसे अंग्रेज़ी मदारिस में दाखिला कराएं जहाँ पर उर्दू ज़ुबान सुवन की हैसियत से पढ़ाई जाती हो। तो ये भी उर्दू के फ़रोग़ में एक बहुत ही अहम हिस्सा होगा। और वो सारे तालीमी इदारे
جن کا تعلق جو ہے اقلیتی طبقے سے ہے، ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انگریزی میڈیم کے مدارس میں لازماً اردو کو تیسری زبان کی حیثیت سے پڑھانے کا اہتمام کریں. یہ زیادہ اردو کے حق میں بہتر بات ہوگی. شکریہ. بہت بہت آپ کا شکریہ. نام اور ضلع؟ ڈاکٹر انیس صدیقی گلبرگہ سے. اردو کا موقع ہے جی تو کیا پیغام آپ یہاں پر دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم اردو کے اساتذہ ہیں. ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو بھی ہیں وہ اردو سے تعلیم حاصل کریں. حالیہ دنوں میں یہ ہو رہا ہے کہ اردو اسکول بند ہو رہے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی اردو میڈیم سے پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں ترقی نہیں ہوتی ہے، اس کی ترقی نہیں ہو پاتی ہے. ہم خود اردو میڈیم سے ہیں اور ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم نے اردو کو بحیثیت اپنی اردو میڈیم پڑھا ہے ہم نے. تو آج چھوٹے موٹے جس بھی مقام پر ہیں ہمیں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ جو آپ کا بھی اجرا ہوا جی 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 اردو کا اردو کے فروغ کے لیے آپ بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں، ایسا ہے کہ ہاں ہمیں وہ جو اردو زبان ہے اس کی ہمہ گیریج ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کی شیرینی ہے، اس کا جو جادو ہے، اس کے تعلق سے اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، بچوں کو جب تک آپ مطالعے سے نہیں جوڑیں گے، آپ نئی نسل کو کوئی پیغام نہیں دیں گے، آپ خود نہیں پڑھیں گے تو بچے پڑھیں گے. تو اہمیت ہمیں اپنی زبان کو خود دینی ہوگی. اس کے بعد میں جو چیز اس قابل ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں، جب ہم یہ بتائیں کہ ہم خود قبول کریں تو ہمارے بچے بھی ظاہر سی بات ہے اس کو اہمیت دیں گے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے ہم کچھ کریں اور اپنا نمونہ بن کے ان بچوں کو تو آج بتائیں. اس موقع پر آپ کی کتاب کا بھی اجرا ہوا. جی جی کتاب کا کیا نام ہے؟ جی میری کتاب کا نام ہے رکا سا موسم، اور یہ شعری تصنیف ہے. اس سے پہلے میری 2 کتابیں مزاح نگاری کی چائے ہو چکی ہیں. ایک ہے شوخی تحریر جس کو اردو اکیڈمی کی طرف سے انعام بھی ملا ہے، اور دوسری ہے دیکھنا تحریر کی لذت. ان 2 نثری کتابوں کے بعد یہ میری پہلی اولین تصنیف ہے، آپ کہہ سکتے ہیں شعری تصنیف. آپ نے علامہ اقبال کے پر ایک خصوصی لیکچر بھی یہاں پر پیش جی کیا ہے. جی. کیا علامہ اقبال کے حوالے سے کیا بات پیش کرنا ہے؟ علامہ اقبال روح کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام دیتا ہے. علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ جدید نسل جو ہے وہ کبھی مغرب کی تقلید نہ کرے، مشرق کو علوم سیکھے، مشرقی تہذیب کی دلدادار ہو، اور ہر طرف سے اگر مایوس ہو رہی ہے وہ تو اس کو خدا سے جڑے رہنا چاہیے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے. اور نجات کا باعث دین ہی ہے، یہ مذہب ہی ہے جو آپ کو ہر طرح سے سرخرو کرے گا، چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو. بہت بہت شکریہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدینہ مدینہ بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 نقلی مقام سفر نایار
मदीना 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 बोलो मदीना 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 मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना के दवा वही मिलेगी के दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजासम तेरी एक नजर के ताक़िब तेरी एक सुबह पर कुर्बा सल्ला तेरी एक सुबह पर कुर्बा नबी जी तेरी एक सुबह पर कुर्बान ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे शहदाई या मोहम्मद नूर मुजासम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या यहाँ आकर उन्होंने उर्दू तलबा व तालिबात को पढ़ाने का काम जारी किया। इस इलाके में उर्दू पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सैकड़ों की तादाद में होने के बावजूद अदबी फिजा और अदबी माहौल नहीं था। लिहाजा डॉक्टर शबीर अहमद खान ने अदबी मुकाबले, उर्दू सेमिनार्स, अदबी क्विज और मुशायरे मुनक़िद करना शुरू किया। उन कोशिशों का नतीजा ये निकला, उर्दू पढ़ने का शौक बच्चों में बढ़ने लगा और सैकड़ों की तादाद में गर्ल्स जूनियर कॉलेज में तालिबात दाखिला लेने लगी। उर्दू से उनकी मोहब्बत और दिलचस्पी इस कदर रंग लाई है कि डॉक्टर साहब जब भी कोई जलसा मुनक़िद करते हैं या उसकी रहनुमाई करते हैं तो सैकड़ों की तादाद में तलबा व तालिबात और असातिज़ा और अवाम उन्नास जमा होकर उर्दू की मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं। हाल ही में जनाब शबीर अहमद खान साहब को कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी से उनकी थीसिस पर डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज़ की गई। मैं इस मौके पर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और भी कई सलाहियतें उनमें मौजूद हैं। वो एक कामयाब उस्ताद होने के साथ साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हुए हैं। और भी कई खूबियाँ उनमें हैं, मगर वक्त की कमी की वजह से अपने अल्फाज को मैं यहीं समेटता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेहमानों का इस्तेमालिया करें। इस मुल्क की आबरू और शान है उर्दू, इस मुल्क की आबरू और शान है उर्दू, हिंदी अगर जिस्म है तो जान है उर्दू। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेहमानों और दीगर सामईन ऐलान किया गया इब्तिदा में मेरे ज़िम्मे मेहमानों और दीगर सामईन का इस्तक़बालिया पढ़ना। सबसे पहले मैं इस्तक़बाल के साथ साथ एक मुख्तसर सा मैं तारुफ भी मैं पेश करना चाहूँगा तमाम मेहमानों का, ताकि आप उनका तारुफ भी हो जाए। सबसे पहले सदर जलसा जनाब अब्दुल जलील खान साहब सीनियर एडवोकेट चित्रदुर्गा का मैं इस बज़्म में इस्तक़बाल करता हूँ। तालियों की गूंज से उनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बान की है। तमाम मेहमानों और सामाईन को आदाब व सलाम। दुनिया में वही कौम जिंदा व आबाद रहती है जो मुतहरिक होते हैं। अल्लाह के फजल करम से ज़बान उर्दू के चाहने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं और वो किसी न किसी सूरत मुतहरिक हैं। हम आए दिन अखबार
اور سوشل میڈیا میں ذریعے اردو کے متعلق کوئی نہ کوئی خبر تقریباً ہر دن پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اردو بولنے والے لکھنے والے ہر جگہ متحرک ہیں۔ اردو تنظیمیں لگ بھگ ہر شہر میں موجود ہیں، چند ایک زندہ بھی ہیں، مگر بہت ساری تنظیمیں ابھرتی تو ہیں مگر بہت جلد ڈوب بھی جاتی ہیں۔ 2013 میں ہمارے عزیز استاد جناب ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب اور دیگر اساتذہ نے مشورے سے باغبان ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ایسوسیشن کا ظہور ہوا، جس میں میں اور عبد الجلیل ذوالفقار صاحب ایڈوکیٹ، ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب اور دیگر احباب نے اس کی بنیاد رکھی اور فوری طور پر عملی کام میں مشغول ہو گئے۔ جون 2013 میں شہر کے گرو بھون میں باغبان ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ایسوسیشن کا افتتاح ہوا اور اس کے زیر اہتمام ایک شاندار ادبی جلسہ اور مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس میں 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء اور طالبات کو انعامات بھی دیے گئے۔ 2014 میں جناب محسن چتردرگی کے نام ایک بزرگ شاعر کے کلام کا مجموعہ نور و شعور کا رسم اجرا اور محفل مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ جناب مرحوم زین العابدین صاحب کے ہاتھوں اس کتاب کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ 2015 میں شہر کے بڑا مکان میں ایک ادبی جلسہ اور مشاعرہ منعقد کیا گیا اور ساتھ ہی روزنامہ آج کا انقلاب کو لانچ کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ چند تکنیکی وجوہات کے بنا پر اسے روکنا پڑا۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں اخبار پھر سے جاری کرنے کا ارادہ ہے۔ 2016، 17 اور 2018 میں گرلز جونیئر کالج چتردرگا کے اشتراک سے باغبان ایسوسیشن کی جانب سے ادبی جلسے اور مشاعرے منعقد ہوتے رہے۔ 2019 سے 2021 تک کووڈ کی وجہ سے ادبی اجلاس اور مشاعرہ روکنا پڑا اور اس دوران ہمارے کرم فرما ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب کا تبادلہ رام نگر ضلع میں ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 2022 میں ڈاکٹر صاحب کی گھر واپسی ہوئی اور ان کی رہنمائی میں ادبی کارگزاریاں جاری ہوئی۔ باغبان کے صدر جناب ذوالفقار صاحب اور دیگر ارکان اردو کی بقا اور ترقی کے لیے ہردم کوشاں رہتے ہیں۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ باغبان ایسوسیشن کے زیر اہتمام دسمبر یعنی اسی مہینے 2023 سے چتردرگا شہر میں اردو کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں وہ تمام طلباء و طالبات حصہ لے سکتے ہیں جو کسی وجہ سے اردو سیکھنے سے محروم رہ گئے۔ ان کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا اور جدید طریقے سے کم وقت میں اردو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جائے گا، جس میں اسمارٹ کلاسز کا بھی اہتمام ہوگا۔ عنقریب شہر کے تمام مساجد میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ باغبان ایسوسیشن کی ایک کوشش رہے گی کہ ہر گھر میں اردو زبان و ادب کو پہنچایا جائے۔ آنے والے دنوں میں اور بھی نئے پروگرام کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ شکریہ نوازش۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، اسٹیج پر رونق افروز اردو ادب کے درخشاں ستارے، میں نام نہ لوں گا، کسے نظر کروں، کس کا انتخاب کروں۔ وقت کی قلت، جن کی محنتیں، کوششیں، کاوشوں سے آج کا اجلاس منعقد ہوا،
میں بحیثیت صدر باغبان ایجوکیشن ویلفیئر ایسوسی ایشن حضرت کی خدمت میں بڑی ہی آپ تمامی طلباء کے طرف سے، تمام مہمانان خصوصی کی طرف سے اور تمام اردو کے چاہنے والوں کی طرف سے حضرت کی خدمت میں شکرانہ پیش کرتا ہوں۔ اصل میں یہ جو محفل ہے کاوشیں ہیں شبیر حضرت کی کہ اردو ادب الحمدللہ شہر چتردرگا میں اس رفتار سے چل رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اردو اساتذہ، اردو لیکچرر اور جناب شبیر احمد خان صاحب، ان کی یہ بھرپور کاوشیں ہیں کہ شہر چتردرگا میں جہاں ہمارے بچپنے میں سے ایک ماحول پیدا ہوا تھا، ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ ایک ادبی ماحول اردو کے تعلق سے وہ چاشنی، اردو ماحول، یہ اردو زبان کے تعلق سے محبت جو ہمارے دلوں میں ہمارے اسلاف نے قائم کی تھی، اسی اسلاف کے طریقے کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے تمام اردو اساتذہ، اردو لیکچررز اور بالخصوص اردو طلباء نے ایک بڑی محنتیں کی ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنتوں کو قبول فرمائے اور روزہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ حضرات محترم، بہت ہی نمایاں باتیں یہاں پہ ہوئیں، بالخصوص برزخیر کی دو معتبر شخصیتیں، ایک علامہ اقبال اور ایک مولانا ابوالکلام آزاد۔ بہت باتیں سننے کو ملی۔ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب نے تو مقالہ ہی پیش کر دیا مولانا آزاد پہ، کتاب کے ساتھ ساتھ ان کی تحریر اور تقریر دونوں نے کافی معلومات فراہم کیے مولانا آزاد کے تعلق سے۔ اس سے پہلے جو ہے کہ کتاب کا رسم اجرا ہوا رکاسا موسم، ایک سرسری نظر اس کتاب پر ملنے کا موقع ملا۔ میں ڈاکٹر فرزانہ فرحہ جو الحمدللہ شاعر مشرق پر ایک بہترین مقالہ، بہترین تقریر، بہترین نکات انہوں نے پیش کیے، ان کی ایک شاعری کا جو ہے چھوٹا سا نمونہ میں اس میں مارک کیا۔ الحمدللہ بالکل جو ہے ایسی یادیں تازہ ہو گئیں اس شعر کو پڑھتے ہوئے کہ ہمیں 25-30 سال پہلے ہمارے جو ہے کالج کے زمانے کو لے گئی۔ بالخصوص صفحہ نمبر 34 پر جو غزل انہوں نے کہی ہے، نہیں تمہیں میں ہوں جو حاصل اپنا کوئی چارہ گرد، تمہیں میں ہوں، تمہیں میں ہوں، تمہیں میں ہوں جو حاصل اپنا کوئی چارہ کر دیکھو، اسی دن میں بہت گزرے میرے شام و سحر دیکھو۔ اس طرح کی جو شعر و شاعری کا جو انداز ہے، اور یہ جو ہے ایک الگ انداز میں انہوں نے شعر کہا ہے۔ اور یوں تو مقبول دو جہاں ہوں میں، تیرے دل میں بتا کہاں ہوں میں۔ اس طرح کے جو شعر ہیں وہ کالج کے زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، پوز بھی کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس ادب کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بڑے دو نمایاں کتابیں آپ حضرات کی جو ہے خدمت میں پیش کی ہیں۔ میں بالخصوص طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈیجیٹل دور ہے، یوٹیوب ہے وغیرہ وغیرہ، ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، دن میں کم از کم 1 گھنٹہ ایسی کتابوں کو مطالعہ کے لیے بھی آپ جو ہے وقت صرف کریں۔ میں جناب سید خلیل صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں، والد مرحوم کے تعلق سے بڑے ہی گہرے اثرات انہوں نے پیش کیے، اور الحمدللہ ملاقاتیں تو ہوتی رہی، ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، دور سے ہماری رشتہ داری بھی ہے الحمدللہ فوزیہ میڈم کی طرف سے۔ لیکن والد مرحوم کے تعلق سے جو تاثرات انہوں نے پیش کیے دل اور دماغ کے، یہ نقطۂ نظر جو ہے آج ہی ان کی زبانی دیکھنے کو اور سننے کو ملا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ شعر ہمیشہ گنگنا کرتے تھے عقل اور دل کے تعلق سے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی میں تماشا لب بام ہو کر۔ اس شعر کا مفہوم آج سے خلیل صاحب کی زبانی ہمیں معلوم ہو گیا کہ دل اور دماغ کی کیا جو ہے تصادم ہے۔ اسی طرح کا ایک تصادم علامہ اقبال اور مولانا آزاد کی شخصیت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ علامہ اقبال 2 قومی نظریے کے پیروکار تھے،
مولانا آزاد نے گنگا جمنی تہذیب کی جو ہے شمع روشن کی. ایک نے کسی کو باپو بنایا اور ایک نے کسی کو قائد اعظم بنایا. یہ دو تصادم اور دونوں شخصیت کے فکر و افکار و نظریات جو ہے برصغیر کے مسلمانوں کے ذہنوں پر زیادہ تسلط رہے, اور الحمدللہ ایک خاصہ مجموعہ مسلمانوں کا دونوں کے افکار و نظریات کو انہوں نے سرایا بھی ہے, سنبھالا بھی ہے اور فالو بھی کیا ہے. لیکن ان تصادم, دو فکری نظریات, دو الگ الگ نظریات, الگ الگ سیاسی پارٹیاں, الگ الگ جو ہے جو ان کے معاملات رہے, جہاں تک معاشی, سماجی, سیاسی مسلمانوں کے تعلق سے. لیکن ایک وہ چیز ہے جو چیز ان دونوں حضرات کو ایک اسٹیج پر جو ہے آج جمع کی ہے, وہ ہے اردو ادب. اردو ادب ایک ایسی چیز ہے جو ان دو مختلف شخصیاتوں کو, جو دو الگ الگ نظریات رکھتے تھے, الگ الگ جو ہے ان کے معاملات تھے, الگ سیاسی افکار تھے, الگ جو ہے ان کے جو ہے شعار تھے, اس کے باوجود اردو ادب میں وہ چاشنی ہے, وہ جو ہے گٹھ بندھن ہے, وہ ساتھ ہے, وہ جملہ ہے جو ان ہستیوں کو ادب نے ایک مقام پر, ایک اسٹیج پر انہیں جمع کیا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, سوائے ہندوستانی تہذیب کے ان دو شخصیتوں کا آپ کو اور کسی بھی اسٹیج میں بیک وقت آپ نہیں دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کئی اور دوسرے یورپی ممالک میں ان کے تعلق سے جو ہے باتیں ہوتی ہوں, لیکن ہمارے پڑوسی دیش میں ہو یا ہمارے ملک میں ہو, دو شخصیتوں کو بیک وقت ایک ہی اسٹیج سے ان دو شخصیتوں کے بارے میں بولنا یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے. میں جناب ڈاکٹر عبدالحمید صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی ضخیم معلومات انہوں نے مولانا آزاد کے تعلق سے انہوں نے بتائے ہیں. ان کا ارادہ بھی ہے کہ ایسے اہم شخصیات کے تعلق سے اور بھی ان کی تحریریں آئیں. مولانا آزاد اور علامہ اقبال کے فکر و نظریات کے تقابلِ نظریات جو ہے, اگر یہ اس تعلق سے کچھ کام ہو تو قوم و ملت کو آج چاہیے کہ ان دونوں کے افکار و نظریات کی جو ہے وہ نشاندہی کرے. اور الحمدللہ مسلمانوں کے سیاسی, شعوری, معاشی اور سماجی جتنے بھی جو معاملات ہیں, ان دو ہستیوں کا جو ہے الحمدللہ اس میں بہت بڑی خدمات ہیں. اور تعلیمی خدمات جو ہے آپ نے سنے ہیں, یہ بھی بڑی اچھی نمایاں طور پر جو ہے ان دونوں شخصیتوں کی جو تعلیمی خدمات بھی ہیں, ادبی خدمات بھی ہیں, وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ حضرات کے جو ہے مدعو پیش نظر ایسے جو قابل حضرات ہیں جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں, اس میدان کے وہ شاہ سوار ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کی نظر کریں گے. یہ امید کرتے ہوئے میں آپ کو پھر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں تمام باغبان ایجوکیشن ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب اور اس کے تمام کارکنان کی جانب سے, تمام طلباء کی جانب سے اور تمام سامعین کی جانب سے پھر ایک مرتبہ جناب شبیر احمد خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس طرح کی الحمدللہ محفلیں شہر چترگڑھ میں ہوتی رہیں. آپ بخدا خالی نشستوں کو نہ دیکھیں, جو بھرے ہوئے ہیں انہوں نے نشستوں کو بھرا ہے. اب جو نہ آئے ہیں وہ تو خالی ہیں, وہ خالی ہی رہیں گے. اللہ کرے کہ وہ بھی بھر جائیں اور ہماری آئندہ آنے والی نشستیں جو ہیں, ہمارے آئندہ آنے والے جلسے جو ہے وہ پر نشست ہوں, معنی خیز ہوں. الحمدللہ ایک بہت بڑی کوشش جو ہے ہم نے اردو زبان کے تعلق سے, اردو ادب کے تعلق سے ایک قدم اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اور پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم کامیابی کا مرحلہ فرمائے. میں ایک ہمارے اوپر چیئرمین صاحب کو طبیعت ٹھیک نہیں کہ ان کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ کی جانب سے نومبر کے مہینے میں ہر ڈسٹرکٹ میں یوم اردو, یوم مولانا ابو کلام آزاد, یوم علامہ اقبال, ہر مہینے ہر ڈسٹرکٹ میں وقف بورڈ کی جانب سے انتظام کر کو جلسہ منائے تو زیادہ سے زیادہ جو وقف بورڈ سے تعلق رکھنے کے ادارے ہیں, اردو ایک طرف تو اردو اساتذہ ہیں, اردو کے طلبہ ہیں, اس کے علاوہ اردو بولنے والے بتولی حضرات ہیں یا مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں, درگاہ قبرستان کے ان لوگوں کو بھی ایک اردو کے جلسے میں آنے کا ایک موقع ملتا. میں یہ بات ان کو بھی سناتا ہوں. اس کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک
मैं 2 साल में जो मुस्लिम तलबा जो परेशानी उठाए, वो परेशानी में भी बहुत अच्छा इस तालीम हासिल करके अच्छे रिजल्ट्स लाए। मैं ये 2 साल में जो उर्दू मुस्लिम तलबा पर बोलता हूँ ज़रूरी, पिछले कब भी परेशानी में थे थे मुस्लिम तलबा, पिछले 2 साल में बहुत परेशानी फेस करे, जो कि तासुब रखने वाले ताकतें हैं, ये बुरखा कुले को, नखाब कुले को तुम ना दिमागी परेशानी में डाले, वो उस फेस कर को भी वो हमारे तलबा, मुस्लिम तलबा खुसूसन लड़कियां अच्छा रिजल्ट लाए और अच्छा उनको जवाब भी दिए। ये एक मिसाल मैं इसलिए तो उर्दू तलबा को मुबारकबादी भी पेश करता हूँ तुम्हारी हिम्मत अफजाई के वास्ते। उन्होंने कौम को बताया कि इंसान के रूहानी सफ़र की अव्वलीन मंजिल खुद उसका मादी वजूद है, और जब तक वो इस पर अख्तियार न हासिल कर लेगा कारहाय नुमाया अंजाम न दे सकेगा। यही फ़लसफ़े खुदी के तौर पर उभरा। खुदी से इस तिलस्मे रंगबू को तोड़ सकते हैं, खुदी से इस तिलस्मे रंगबू को तोड़ सकते हैं। यही तौहीद थी जिसको न तू समझा न मैं समझा। और एक आसान सा शेर जो अक्सर बच्चे भी जानते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को हर कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यही खुदी है जो इंसान में खुद शिकनी, खुद गरीब, खुद शनासी और खुदा शनासी पैदा करती है। दूसरी ज़बरदस्त ताकत जिसके बारे में मैंने अभी बताया वो मगरबी उलूम थी। उन्हें खौफ था कि नई नस्ल कहीं न कहीं मगरबी तकलीद, वो भी अंधी तकलीद कर रही है। आज इस महफिल के दूल्हा डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो इजलास आज का बागबान एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन और गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के डॉक्टर शबीर अहमद साहब के माबैन इस तरह के बदौलत जो प्रोग्राम आज मुनक़्क़िद किया गया है, आप हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका मैं एहसानमंद हूँ कि इस हसीन मौके पर मुझे मदद दिया, और अली सिद्दीक़ साहब का जो है यहाँ पर आना हमारे लिए जो है बाइस से फख्र है। आप जो है दूर दराज मकाम गुलबर्गे से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आप और हम जो है निसाब की कम्युनिटियों में काम कर चुके हैं, और ये खुशनसीबी की बात यह है कि मैं जिस सदर के निगरानी में यहाँ खड़ा हूँ, गुलबर्गा साहब, उनके वालिद मोहतरम जो है मेरे उस्ताद रहे हैं सी अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने मुझे प्राइमरी सतह पर मैसूर में उन्होंने तालीम दी थी। इसलिए जो है मैं आज भी उनकी बातों को याद रखता हूँ। अगर मुझे इकबाल पर कहने का मौका मिलता तो मैं उनकी वो पुरानी याद ताज़ा करता जिसमें उन्होंने दिल और दिमाग की बातें की थी, यानी दिल का मकाम क्या है और फिर अक़ल का मकाम क्या है। और उन्होंने हर वक्त जो है प्राइमरी सतह पर अक़ल पर जो है दिल को जो है तरजीह दी थी, और पूरे साल भर में उन्होंने हमें स्टूडेंट्स को 6वीं जमात के सिर्फ दिल का नक्शा छोड़ने को कहा, जबकि नाक का नक्शा भी था, कान भी था, आंखें भी थी। बाद में जो है जब हमारी तालीम पूरी हुई तो उन्होंने बताया, अरे भाई पूरे साल भर में मैंने क्या किया, हजरत जो है दिल का नक्शा छुड़ाने में। जो इंसान दिल की हिफाजत कर लेता है, समझ लीजिए सारी चीज़ों की वो हिफाजत कर लेता है। ये जो है स्टेटमेंट था हमारे उस्ताद ने, जिनके फलजंद अर्जुमन आज जो है सदर इजलास की हैसियत से जो है इशू पढ़ना है। मैं ये तो अब्दुल हमीद साहब वो ये उनका ताल्लुक जो है आपके राइट ग्रुप से भी है और चलकेले से भी है, और उन्होंने ये छोड़ 3 किताबों को जो है मंजर आम पर लाने की कोशिश की, जिसमें पहली किताब क्या थी, कर्नाटक में अवामी आदत और लोकगीतों की रिवायत। ये जो है इनका पीएचडी का मौजूद भी था। डॉक्टर फहमीदा बेगम जो अंजुमन तरक्की बोर्ड की जो है चेयरमैन रही, 14 साल तक जो है उन्होंने दिल्ली में
NCPO में काम किया, फिर आप कर्नाटका उर्दू एकेडमी की चेयरमैन भी रही और बड़ी काबिल खातून, तो उनकी निगरानी में जो है आपने PhD का मकाला लिखा और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उसका मुंतहिन भी रहा और कई सवाल मैंने किए उनसे, क्योंकि इकबाल, गालिब, मीर पर जो है हजारों लोग PhD लेते हैं, लेकिन लोकगीतों पर काम करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये फील्ड वर्क का काम है, घर घर जाना पड़ता है और बूढ़े बुजुर्गों से, औरतों से जो है मिलना पड़ता है और उनकी ज़बान में जो है वो लोकगीतों को जो है जमा करना पड़ता है उनसे कहलवा के। ये सारा बड़ा जोखिम भरा काम, तो ऐसा काम जो है उन्होंने अपने साथ लिया और उससे बखूबी ये PhD के मकाले की सूरत में उन्होंने पेश किया और उनकी किताब जो है मंजर यहाँ पर आ चुकी है। और उसके बाद जो है आपने ये सिलसिला जारी रखा, क्योंकि इनको दो उस्तादियाँ ऐसी मिली थी जो इनके लिए तहरीक दे रही थी, इंस्पायर कर रही थी। एक बड़ी खातून का नाम है डॉक्टर आमिना खातून और फिर जो है डॉक्टर फहमीदा बेगम, ये दोनों जो है स्टारवर्ड्स और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की बुनियाद जो है इन्होंने ही रखी थी। तो ऐसी खवातीन के मशवरों पर हजरत हमारे अब्दुल हमीद साहब ये तीसरी किताब जो है आज हम यहाँ पर ला रहे हैं, जो अबुल कलाम आज़ाद आपके हाथ में आ गई है कि अबुल कलाम आज़ाद तारीख के आईने में। तो ये जो है बड़ी आज की वक्त की पुकार है, क्योंकि आज जिस सदी में हम गुजर रहे हैं, 21वीं सदी में, जमाना हमें पुकार रहा है कि एक अबुल कलाम आज़ाद को ला लो। 70 साल गुजर गए आज़ादी मिलकर, 75 साल या 77 साल, लेकिन आज तक एक अबुल कलाम आज़ाद नहीं पैदा, जो इतना बड़ा खादिम कौम, मिल्लत का इतना दर्द रखने वाला, यह बहुत बड़ा सहाफ़ी, यह एक बहुत बड़ा मुखर्रिर, ये इंशा पर्दाज, साहिब तज़वीर, ये सारी खुशियों का मालिक जो है हमारे जो है अबुल कलाम आज़ाद। नाम भी बड़ा प्यारा है, अबुल कलाम, कलाम भी करते हैं तो पैसा करते हैं, लाखों का मजमा जो है क्या हो जाता है, दिलों को जो है झिझोड़ने वाली बातें करते, इनकलाब जो है पैदा करने की जो है बातें करते। आज़ादी की तहरीक में उनकी तकारीर ने जो रोल अदा किया, वो जो है बहुत सारे स्पीकर थे ज़माने में, लेकिन जितनी जादू भरी तकरीरें अबुल कलाम आज़ाद की हुआ करती थी, वो जो है वो वतीरा किसी के नसीब में नहीं आया। इसलिए ऐसा जो है जादू बयान मुखर्रिर अबुल कलाम आज़ाद, तो अबुल कलाम आज़ाद पर उन्होंने किताब लिखकर उर्दू अदब पर भी एहसान किया और उनकी शख्सियत को जो है नए जनरेशन के सामने लाकर एक नई तहरीक दी है, क्योंकि आज के नौजवान को अबुल कलाम आज़ाद से जो है बहुत कुछ सीखना है। इसलिए कि ये तो वो 11 सालों तक आज़ाद हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम भी रहे और उस दौरान उन्होंने जो निसाब की कमेटियाँ बनाई और जो फार्मूले तैयार किए 5 साला मंसूबे के तहत, वो जो है आज की जो है इसी के ऊपर जो है इसी तरह से काम जो है आज की NCERT हो या SCERT हो करते आ रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़े काम जो है उन्होंने किए। एक सहाफ़ी की हैसियत से उनके यकीन जो है मिसाल के लिए जो है 80 जो 1902 में जो है उन्होंने एक महानामा निकाला शिबली नोमानी की ईमा पर, और बाद में चलकर 10 सालों के बाद 1912 में उन्होंने अल-जाल का रस्म इजरा की। तो उसके बाद एक और उनका रिसाला आया, वो है अल-बिलाग। तो इस मुनासिबत से मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे अब्दुल हमीद साहब ने भी 3 किताबें मेरे यहाँ पर लाई। जिस तरह अब्दुल कलाम आज़ाद ने 3 रिसाले ज़माने के सामने पेश किए, तो अब्दुल हमीद साहब ने भी क्या किया, कुछ बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा किया, और ये सिलसिला हनूज जारी रखना चाहिए आपको। तो 3 किताबें उनकी मंजर यहाँ पर आ गई हैं। तो ये ऐसी शख्सियत अब्दुल कलाम आज़ाद की, उनकी पैदाइश, उनकी तालीम और उनके मकासद, और बाद में उन्होंने जो कुछ भी मैसेज दिया, पैगाम दिया कौम के नाम, मिल्लत के नाम, वो जो है सराहने लायक है। तो सबसे पहले ये तो उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई, मक्के मुअज़्ज़मा में हुई, मुबारक सरज़मीन में उनकी पैदाइश हुई।
پھر بعد میں ہندوستان آ جانے کے بعد مختلف مقامات میں تعلیم حاصل کی، لیکن سب سے بڑا کام ان کا کیا رہا کہ صحافت کے میدان میں وہ بڑے شاہ سوار تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کے 3 اخبارات، اس میں سے پہلا جو ہے ماہنامہ الہلال اور البلاغ جو ہے وہ ہفتہ وار رسالے ہوا کرتے تھے. ان رسالوں کا یہ کیا تھا، وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے. سب سے بڑھ کر جو پیغام انہوں نے دیا قومی یکجہتی کا پیغام دیا، کیونکہ آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے. قومی اتحاد، ہندو مسلم بھائی چارگی، انیٹی، یونیٹی، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. سر سید نے جگہ کہا تھا ہندوستان یہ خوبصورت دلہن ہے، ہندو اور مسلم اس کی دعائیں ہیں. ہندوستان یہ خوبصورت دلہن ہے، اس کی دعائیں کون ہیں؟ ہندو اور مسلم. اگر ان میں سے ایک کام میں بھی خرابی آ جائے تو پورے دلہن کی جو ہے کیا ہو جائے گی، خوبصورتی جاتی رہے گی. تو مطلب کیا ہوا، اگر یہ دونوں سلامت ہیں تو ہندوستان سلامت ہے. ان پر ایک کے اوپر بھی چوٹ آ جائے تو ہندوستان جو ہے زخمی ہو جائے. تو یہ جو ہے پیغام تھا. تو انہی باتوں کو ابوالکلام آزاد نے ایک نئے طریقے سے، نئے انداز بیان میں مسلمانوں کو جو ہے یکجا کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور بتایا کہ مسلمان جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، یعنی ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ جو ہے مل جل کر رہتا ہے. کیونکہ یہ ایسا گلدستہ ہے ہمارا ملک جہاں پر ہمہ قسم کے پھول ہیں، اور ایک قسم کے پھول سے جو ہے کسی چمن کی زینت نہیں ہوتی. ہمہ قسم کے پھولوں سے کیا بن جاتا ہے، وہ گلدستہ بنتا ہے. تو یہ گیلیکسی ہے. تو ایسے ملک میں ہم جی رہے ہیں تو ہمیں فخر ہونا چاہیے ہمارے ملک پر. تو یہ ہمیں ضرور ہونا کہ ہمیں اگر مل کر لڑیں. ایک بات جو ہے واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہے احادیث مبارکہ ہیں، اولیاء اکرام کا اقوال کا خزانہ ہے، ان کے کارناموں کا انبار ہے. ایسی زبان سے ہم اپنے بچوں کو آج محروم کر رہے ہیں. ہمارے صدر ریاست وقف بورڈ کے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ اردو اسکولز بند ہو رہے ہیں. چند سال پہلے 4,500 اردو اسکول تھے، آج ان کی تعداد 3,000 ہو گئی. 1,500 اسکول بند ہو گئے. اور اردو اسکولوں کا جو یہ ہے جو اسٹرکچر ہے وہ گورنمنٹ کے قبضے میں جا رہا ہے. یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے گرا دی اپنی قیمت. ہم اپنے ہی نگاہوں میں برا خود ہی سمجھیں گے تو اچھا کون سمجھے گا. اپنے بچوں کو اردو زبان سے محروم نہ کریں. چاہے آپ کسی بھی کانوینٹ میں پڑھائیں، لیکن اردو کا ہے باقاعدہ خیال رکھیں. اردو میں تعلیم یافتہ بچہ جو تہذیب سیکھے گا وہ کسی کانوینٹ کا بچہ بالکل آری ہے. آج اس خوبصورت جلسے کے روح رواں و صدر نشین جناب عبدالجلیل ذوالفقار صاحب، صدر باغباں ایجوکیشن اینڈ کلچرل ایسوسیشن، اور محرک اور رہنما شفیع احمد صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس ادبی اجلاس میں خاکسار کو مدعو کر کے میرے یادگار سیریز کی تیسری کڑی مولانا آزاد کی زندگی تاریخ کے آئینے میں کا رسم اجرا کا موقع فراہم کیا. آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید ناصر حسین صاحب کچھ مصروفیت کی بنا نہ آئے، اور ہمارے بیچ آج ہمارے رہنما و جواں سال قائد جناب انور بادشاہ صاحب، عزت مآب چیئرمین کرناٹکا وقف بورڈ بنگلور، پروفیسر ڈاکٹر سید خلیل صاحب سابق صدر شعبہ اردو کوئمپو یونیورسٹی شیموگا، ڈاکٹر ناگراجپا صاحب پرنسپل گورنمنٹ پی یو کالج چتردرگا، ڈاکٹر سید ثناء اللہ پرنسپل سہیدری سائنس کالج، جناب الحاج اقبال حبیب سہٹ سونا گروپ کے بھائی آئے ہیں، اور جو بھی ہمارے انیس صاحب، صدیقی صاحب اور ڈاکٹر فرزانہ فرح صاحب پرنسپل انجمن پی یو کالج بھٹکل، حاضرین جلسہ طلبہ و طالبات. اس سے پہلے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت و خدمات پر روشنی ڈالوں، بارگاہ خداوندی اور بارگاہ رسالت میں 2 اشعار سماعت فرما لیں. جو دے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں. تیرے در پہ خم رہے سر میرا، تیری رحمتوں پہ گزر میرا، میں دعا کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں.
میرے ایک دامن عمر میں ہے نہ جانے کتنی ندامتیں، میرا خاتمہ بھی بخیر ہو یہی رات دن میں دعا کر۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شعر سماعت فرما لیں۔ سیرت بھی شاندار میرے مصطفیٰ کی ہے، صورت بھی جلوہ بار میرے مصطفیٰ کی ہے گوشہ گوشہ گونجا ہوا ان کے ذکر سے، شہرت باہر دیار میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ شمس یہ قمر یہ ستارے یہ کہکشاں یہ نور کی قطار میرے مصطفیٰ کی۔ اقسام انبیاء کے بنائے گئے امام وہ ذات ذی وقار میرے مصطفیٰ کی۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد اپنے اسلاف کو یاد رکھیں، ان کے کارناموں کو زندگی عطا کریں۔ مردہ ہے وہ قوم جو بزرگوں کو بھلا دیتی ہے اور ان کے نیک ناموں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اسی جذبے کے تحت مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی اور ان کے کارناموں کا دائرانہ جائزہ لے کر گلشن ہند کے درخشاں ستارے کی تیسری کڑی مولانا آزاد کی زندگی تاریخ کے آئینے میں مولانا کی شخصیت کا گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اجرا کے بعد آپ تمام کے ہاتھوں میں وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ آج ہماری نئی نسل کو ہندوستان میں گزرے ہوئے عظیم رہنماؤں کی شخصیت اور ان کے کارناموں سے واقف کرانا وقت کا اہم ضرورت تقاضا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ملٹی فیسٹ پرسنالٹی، ہمہ جہت ہمہ گیر شخصیت، وہ ایک فطری شاعر، مترجم قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، مفکر اسلام تھے، مجاہد آزادی تھے، عظیم الپرتوی تقریر و تحریر کے لیڈر سپاہی تھے، عظیم مفکر رہنما، قائد، مدبر، انشاء پرداز، ادیب و خطیب، غیر معمولی فہم و فراست والی شخصیت۔ مولانا آزاد کچھ ایسی خوبیوں کا مجموعہ تھے جس میدان میں انہوں نے قدم رکھا اس میدان میں چاہے وہ سیاست، چاہے مذہب، چاہے ادب، چاہے صحافت، اپنا عزم و ارادے پر اپنی بصیرت سے، اپنے جوش عمل سے انہوں نے اپنی فضیلت کو تسلیم کرا لیا۔ ایک بے باک صحافی، ایک صاحب طرز ادیب، صف اول کے سیاستدان اور بے مثال مقرر، پہلی بار صحافت میں مسافر تصویر کے ساتھ اخبار نکالا ہندوستان کے اندر، وہ صحافت کو حمد و شہادت۔ مولانا ابوالکلام آزاد تحریک آزادی کا ایک سنہرا باپ تھا۔ سیاسی میدان میں جن باتوں کو انہوں نے اپنا ایمان اور یقین بنا لیا تھا، ان میں ہندو مسلم اتحاد، ایمان، مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت کے بنیادی اصول شامل۔ انہوں نے کہا تھا دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں، جو پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی، گرتے وہی ہیں جو دوڑتے ہیں۔ وہ امام الہند کہلاتے ہیں۔ وہ امام الہند اس لیے ہیں کہ صرف جدید ہندوستان بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں غیر معمولی فراست، فہم اور علم شخصیت والی بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے آباء و اجداد صرف 5-10 منٹ اطمینان سے سنیں مولانا کی زندگی، ان کی قربانی اور ان کے کارنامے کا۔ ویسے تو آج کل پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، کم سے کم 5 منٹ بیٹھ کر سنتے جائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی ہمارے اسلاف۔ بابر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے، پہلے آگرہ میں قیام کیا، پھر انہوں دہلی میں منتقل ہوئے۔ مولانا آزاد کے دادا مولانا جمال الدین بادشاہ اکبر کے زمانے میں ایک عالم دین کے مولانا ابوالکلام آزاد کے دادا، مولانا آزاد کے نانا مولانا منور الدین مغلیہ دور کے رکن مدرسین کے خطاب پانے والے آخری لوگوں میں۔ دادا کے انتقال کے بعد مولانا کے والد خیر الدین کی پرورش ان کے نانا منور الدین نے کی۔ 1857 کا جو غدر کا تھا، خون خرابہ ہوا ہے دہلی میں، تو دل برداشتہ ہو کر سعودی عرب کو جانا انہوں نے طے کیا۔ پورا خاندان جا کر مکہ معظمہ میں بس گئے۔ وہاں مولانا آزاد 17 اگست 1888 میں پیدا ہوئے، لیکن حکومت نے ایجوکیشن ڈے 11 نومبر کو منایا جاتا ہے تو ان کے نام سے منسوخ کیا، اور ہم نے 11 نومبر 1888 کو ان کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ آپ کا یوم ولادت سارے ملک میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ والد مولانا سید احمد خیر الدین الحسینی شہید کربلا حضرت
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शिजरे से। वालिदा शेख आलिया बिनते मोहम्मद मदीने के एक मशहूर मौलवी ज़ाहिर तरी की बेटी है। दोनों स्कॉलर, वालिद भी स्कॉलर मौलाना आज़ाद के और वालिदा भी स्कॉलर। मौलाना वालिद के खैरुद्दीन पूरे 1890 में अपने पूरे कुंबे के साथ मक्का मुकर्रमा से कलकत्ता पर क्यों आते हैं? उनकी वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है, पिंडली फ्रैक्चर हो जाती है, तो कोई कहते हैं कि कलकत्ता में बेहतरीन सर्जन्स हैं, वहाँ जाकर आप इत्मीनान करें। तो मौलाना खैरुद्दीन वो सर्जरी के वास्ते पूरे कुंबे को लेकर मक्का छोड़कर आकर कलकत्ता में बस जाते। जब मौलाना की उम्र सिर्फ 2 साल थी और घर का माहौल पूरा सूफियाना था, मजहबी था, वहाँ मोतकीदान आते थे, बुजुर्ग आते थे और मजहबी लोग आते थे, और मौलाना को घर से बाहर जाने की इजाज़त थी। 7-8 साल तक उनकी तालीम, 11 साल तक की उनकी तालीम जो है उनके वालिद की सरपरस्ती में घर पर ही। और जदीद तालीम के बारे में कैसा मौलाना आज़ाद अंग्रेजी तालीम और साइंसी तालीम और तमाम सीखे, तो सर सैयद की मज़ामीन पढ़कर वो खुद लिखते हैं एक जगह, कुछ दिनों बाद सर सैयद के मज़ामीन पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। जदीद तालीम के बारे में उनके ख्यालात के मेरे ऊपर बहुत असर, और मैंने महसूस किया जब तक कोई शख्स जदीद साइंस, फ़लसफ़ा और अंग्रेजी तालीम का अच्छा मुताला ना करे वो सही मानों में तालीम हासिल नहीं करे। मैंने तय किया कि मेरा अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी है। मौलाना की जहानत अपने लिए राहें तलाश की, वो खदा और परस्तियों से निकलकर आज़ादी की फिक्र कर पाए और अपने आप घर में बैठकर उन्होंने तमाम तालीम हासिल की। यह मौलाना का दर्स। सन 1907 में मौलाना की शादी हुई। उनके वालिद के मुरीद आफ्ताबुद्दीन की साहबजादी जुलेखा बेगम से हुई जब मौलाना की उम्र सिर्फ 19, कहीं लिखा है 13 साल, कहीं लिखा है 19 साल। एक रिसर्च का पेपर है। मौलाना के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन रखा, लेकिन 4 साल की उम्र में दारी और मुखालिफत दे गया। एक ही बेटा हुआ मौलाना आज़ाद को, 4 साल की उम्र में वो फौत हो गया। सन 1909 में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी मौलाना की तस्वीर यूं खींची है कि नौजवानी के आलम में मौलाना आज़ाद किस तरह थी, एक ईरानी प्रिंस की तरह दिखते थे। वो कहते हैं मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, उनका नक्शा खींचते हैं मौलाना का। प्लेटफॉर्म पर देखा, 2nd क्लास के वेटिंग रूम से एक नौजवान बरामद हुआ, गोरा चट्टा, खुशरू, जामा जेब, कशीदा खामत, शरीरा बदन, सियाह शेरवानी और सियाह ईरानी टोपी में मलबूस जवान राना, नजर उन पर पामखा पड़े। पूछ शुरू हुई थी, किसी ने कहा ईरानी प्रिंस है, मालूम होता है आखिर को खुला कि वो अबुल कलाम आज़ाद। ये थी उनकी पर्सनालिटी। मौलाना को चाय पीने का बहुत शौक। गुबार खातिर अपनी किताब में उसकी तफसीली जिक्र किया है। मौलाना अदबी जिंदगी की इब्तिदा शायरी से है। वो 10-11 साल की उम्र में शेर कहना और आज़ाद पसंद, वो भी गालिब शायर में जाते थे। एक बार गालिब के शागिर्द राना साहब, उन्होंने इनको आज़ाद तखल्लुस नामजद किया। लिखते हैं कुछ शायरी के 2 झलकियाँ हैं। आज़ाद बेखुदी के नशीबो फराज देख, पूछी ज़मीं तो कहीं आसमान। यह भी खोज हो गया आखिर कुमंद जुल्फ, ले असीरों में तेरा आज़ाद शामिल हो गया। ऐसा लगता है कि ये फिक्री शायर सियासत की भेंट चढ़ गया, क्योंकि सियासत की तरफ इनका यह था। उसके बाद मौलाना आज़ाद सहाफ़त की तरफ आए। मौलाना आज़ाद अपनी सरगोरियाँ मरकज़ कलकत्ता को बनाया। 15 साल की उम्र में लिसान-ए-सिद्क़ जारी किया, एक अर्स का अनोखा मिसाल था। उसके बाद मौलाना ने अल हिलाल और बलाग की बुनियाद डाली, और इस अल हिलाल और अल बलाग में इन्होंने मौलाना के मज़ामीन में इल्मी, मालूमाती, इस्लाही, फ़िक्र, फ़लसफ़ा, गहराई, इंशा पर्दाजी, उसलूब का रंगीनी, तो कुछ किताबत का नमूना था। 1902 से 1927 तक उन्होंने कम से कम 40 पर 5 मज़ामीन लिखे जो मुख्तलिफ साइंस के मौज़ूआत। ये तमाम सहाफ़त का मरकज़ 2 बातों पर था। एक तो अंग्रेज़ों की मुखालिफत, दूसरा हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद। मौलाना की सहाफ़त का जो भी मरकज़ था वो सिर्फ 2 बातों पर था, अंग्रेज़ों की मुखालिफत और हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद। मौलाना मार्च 1916 से सितंबर 1919 तक रांची की जेल में नज़रबंद रहे। उसका नज़रबंद क्यों रहे? अल हिलाल अल बलाग में चिंगारी फूंकती थी आज़ादी की तहरीक की। सारी दुनिया, क्या हिंदू क्या मुसलमान,
हर एक उनके अखबार का इंतजार करता था। एक आदमी पढ़ता तो 100 आदमी बैठ के सुनते थे। यह हालत थी उसको। तो वो हुकूमत को डर हुआ, ये बहुत डेंजरस आदमी है, इसी हालत में इनको बंद करना है। कि 2000 रुपए का जुर्माना हलाल बंद करने के लिए मौलाना ने उसको भेजा, लेकिन उनकी पॉलिसी नहीं बदली। फिर 10,000 का जुर्माना डाला, मौलाना ने उसका अपनी पॉलिसी नहीं बदली। तो फिर अल हिलाल के पूरे प्रेस को ही हुकूमत ने जब्त कर दिया। उसके बाद चंद दिनों के बाद फिर मौलाना अल बलाग में घुस, फिर हुकूमत को डर हुआ और अल बलाग को भी बंद कर दिया और मौलाना को रांची की जेल में भेजा मुज़ाफ़त। वहाँ भी खामोश नहीं बैठे, अपनी वहाँ पर तस्किरा के नाम से अपनी ज़वान हयात लिखी। उस दौरान उन्होंने तर्जुमा कुरान की तरफ, कुरान का तर्जुमा करने की तरफ अपना वक्त, एक लम्हा भी मौलाना की ज़िंदगी का ज़ाया नहीं, ज़िंदगी का एक लम्हा भी उन्होंने ज़ाया नहीं किया फजूलियात में और वक्त गुजारने में। वो पहलू जो है हमारे नौजवान आज सीखना है। हमारी ज़िंदगी का एक लम्हा भी कीमती है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो बैठकर जेल में बैठकर वो कुरान का शरीफ का सीरत का मानवियत का एक तफसील सिर्फ 18 पारे लिखे, लेकिन जितनी भी उसकी मुनफरिद दस्तूर है। सूरह फातिहा की तफसीर एक वॉल्यूम है। सूरह फातिहा की तफसीर रब और रुबूबियत, रब को पहचानने का, रब को पहचानने का जो उन्होंने बयान किया है अपने सूरह फातिहा की तफसीर में, तकरीबन 360 हर मुसलमान को लेकर पढ़ना चाहिए। जब कहीं जाकर अल्लाह की जो है रुबूबियत से हम मुंसलिक होंगे। इसके बाद कई जावियों से, साइंसी जावियों से मौलाना ने कुरान को समझाया। सिर्फ सूरह फातिहा बंदा अर्ज करता है, उसका जवाब मौलाना ने पूरे सारे फातिहा में तफसीर में रब की किबराई और बंदे का इच बड़ी खूबसूरती से बयान किया। मौलाना आज़ाद 1931 में फिर सेंट्रल जेल में रहकर अपनी खुददोश मौलाना आज़ाद की कहानी, मौलाना आज़ाद की जुबानी, वो जो 1958 में उनके वफात के बाद शायर हुई। उनकी 2 किताबें मशहूर हैं, एक इंडिया विंस फ्रीडम, दूसरा गुबार खातिर। जैसा कि हमारे खलील साहब ने कहा, गुबार खातिर अलग एक इंशाइयों का मजमुआ कहा जाए या मखालों का मजमुआ कहा जाए या खुतूत का मजमुआ कहा जाए। अपने दोस्त मौलाना शीरानी को लिखते ही, लेकिन कोई खुतूत उन तक नहीं जा पहुँचता। क़ायद के रिहाई के बाद वो तमाम खुतूत जो है गुबार खातिर की अंदाज में शाया होते। और इंडिया विंस फ्रीडम यानी हिंदुस्तान ने आज़ादी जीती, लेकिन दरअसल वो हिंदुस्तान की ख़त नज़र तक़सीम के बाद लिखी गई ये किताब है। तो उसमें ऐसा लगता है एक शिकस्त की कहानी है। कौम जो मुत्तहद थी, जिसका एथोस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तक़वियत के बगैर, किसी रंग व नस्ल की तक़वियत के बगैर एक था सारा हिंदुस्तान, वो किस तरह पारा पारा हो। वो मौलाना ने किताब बहुत उदासी के आलम में लिखी, बहुत से मलाल और कैफियत के साथ ये किताब लिखी। ऐसा लगता है मौलाना अपने आंसू रोक के अपने हुमायूं कबीर को डिक्टेशन देते बाद नजरसानी करते। किले अहमदनगर की जेल में 3 साल की तन्हाई मौलाना ने काटी। किले अहमदनगर की जेल में उन्होंने गुबार खातिर खुतूत का मजमुआ लिखा। गुबार खातिर हम खुतूत कहें या इंशाइयों का मजमुआ कहें, मखालत का मजमुआ कहें, एक बेहतरीन किताब है। इतने काम होने के बावजूद, मसरूफियत होने के बाद, बार बार जेल में जाने के बावजूद उनका इंतकाल कैसा हुआ और मौलाना आज़ाद की बेगम जुलेखा बेगम बहुत खुश मिजाज थी, उम्दा अखलाक की मालिक थी, मेहमान नवाजी, इज़्ज़त इकराम की खिदमत के जज्बे के अंदर उनको कूट कूट कर भरा हो। मौलाना के बार बार जेल जाने की वजह से उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई, उन्हें अपने लिबास और आराइश का कुछ ख्याल नहीं रहता। जुलेखा बेगम ये सुनने अच्छा। 1924 में मौलाना ने बम्बई की तारीखी इजलास में कांग्रेस की सदारत करने रवाना हुए तो बेगम के चेहरे पर अजीब और कैफियत थी। अपना दुख दर्द भुलाकर उन्होंने मौलाना को खुदा हाफिज किया। जब अहमदनगर की जेल में थे तो उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना अपनी किताब गुबार खातिर में ये तराज है कि 1942 में जब मैं कलकत्ता से बम्बई जा रहा था, जुलेखा उनकी बेगम खुदा हाफिज कह रही थी। उन्होंने लिखा है कि जुलेखा बेगम मुझे खुदा हाफिज नहीं कह रही थी, बल्कि अपने आप को खुदा हाफिज कह रही थी, क्योंकि वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात। अहमदनगर की जेल में जुलेखा बेगम की इलाजत की खबर का तार आया। अंग्रेजों ने आकर उनको जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपकी बेगम बहुत अलील है, क्या आप जाना चाहेंगे? तो मौलाना वहाँ पर उनके साथ जवाहरलाल नेहरू और दूसरे भी साथी थे, सब ने कहा कि जाइए मौलाना, आप अपनी बेगम के इलाजत जाइए। तो मौलाना ने कहा
पटेल, नेहरू, पटेल सब लोगों ने समझाया चले जाओ, तो मौलाना ने कहा आखिरत का मुसाफिर नहीं रुकेगा, मैं अंग्रेजों का इतना एहसान लेने के लिए भी तैयार हूँ। ये थी मौलाना की कुर्बानी। जब मौलाना आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि जब मैं अहमदनगर की जेल से बंकुर जेल मुंतकिल किया, वहाँ से रिहाई होने के बाद में हावड़ा ब्रिज अवाम का एक हुजूम था। हावड़ा ब्रिज में पार होते वक्त पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरी ज़ौजा जुलेखा बेगम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को रवाना होते वक्त दरवाजे तक अलविदा कहने आई। आज वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने। आज 3 साल की कैदबंदी से आज़ादी के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरा घर खाली वीरान है और मेरी ज़ौजा जुलेखा बेगम गोरे गरीबा में आराम कर रही है। मैंने साथियों का रुख बदल दिया और उनके मज़ार तक पहुंच सकूं। मेरी कार फूलों से लदी हुई थी। मैंने कब्रिस्तान गया और वहां जाकर उनको फातिहा की, दुआएं की, बारगाह रब्बुल इज्जत में उठाकर वतन की खातिर ये अनमोल कुर्बानी पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। और मौलाना आज़ाद आखिर में सिर्फ वो बातें हैं कि मौलाना आज़ाद जब वजीर तालीम के हासिल किया तो 80% हिंदुस्तान के लोग अनपढ़, 80% लोग, और 4.5 लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए और तकरीबन 6.5 मिलियन लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और 1 मिलियन लोग का इस अफरा तफरी में इंतकाल है। तो जब आए तो मौलाना को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी साथ थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, तो उनका रिहैबिलिटेशन का मसला था और उनके बच्चों की तालीम का मसला था। मौलाना आज़ाद वो जय्यद मुफक्किर, आज सारे हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं ये मौलाना आज़ाद की देन है। 14 साल से कम बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन किया जाए तो मौलाना आज़ाद की देन। और उसके बाद इंडो कल्चर रिलेशंस का 1950 में उन्होंने किया हायर तालीम के लिए। आज हमारे बच्चे जो बाहर मुल्कों को जाकर हमें कमा कर दे रहे हैं या कमा कर ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी मौलाना आज़ाद की देन। मौलाना आज़ाद चाहता थे कि हमारे बच्चे बाहर मुल्कों को जाएं और बाहर मुल्क के बच्चे हमारे हिंदुस्तान आए, यहाँ का कल्चर सीखें, तो ये भी मौलाना आज़ाद की देन है। आखिर में मौलाना आज़ाद ने हमेशा ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपनी अफकार की दुनिया में सफ़र करना सका। जैसा वो चाहते थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान, वो हो ना सका। मुस्लिम लीग के जिन्नाह ने हमेशा इनकी मुखालिफत की और पाकिस्तान बना। वज़ीर तालीम की हैसियत से उन्होंने मुल्क की फलाह बहूत के लिए सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, हायर टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल और साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कनौज, जो भी उन्होंने बयान दिया है वो आज तक भी उसी पर राह पर हम चल रहे हैं। सामाईन इकराम, मौलाना अपनी ज़िंदगी का आखिर लम्हा है, समाज फरमाए शकीर साहब, मौलाना ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानी दोस्ती में सर्फ किया होगा। जहाँ कलम की सियासी दिलों को मुनव्वर करती है वहाँ कलम का इस्तेमाल किया। बुझ गया ऐ जिंदगी तेरा चरागे इल्म फन, गर्क जुल्मत हो गई इल्म अदब की अंजुमन। बुझ गया ऐ जिंदगी तेरा चरागे इल्म फन, गर्क जुल्मत हो गई इल्म अदब की अंजुमन। यूं चला बादे खजा का झोंका दफतन, रह गया मुरझा के तहजीब व तमद्दुन का चमन। आप जो है इस दार फ़ानी से वज़ीर तालीम की हैसियत से ही 11 साल वज़ीर तालीम की हैसियत से रहकर 22 फरवरी 1958 आप दाई अजल को लब्बैक कहे, अल्लाह के पास जा मिले। इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन।